नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के लिए उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। चारों सदस्यों को पीएम मोदी ने संसदीय कार्यकाल के लिए दी बधाई। लखनऊ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, रक्षा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा देश। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने माना भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत का लोहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, वर्षों की पीड़ा के बाद लोगों को मिला न्याय। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कड़ी निंदा। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। दिल्ली में डीडी रोबोकॉन 2025 संपन्न। जीटीयू रोबोटिक्स टीम ने निरमा रोबोकॉन को हराकर खिताब पर किया कब्जा। मंगोलिया में अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्जवल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर और जानी मानी इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति तथा रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया है। सी सदानंदन मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्जवल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, उज्जवल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वे न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है कि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री सी सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 विभूतियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी मनोनीत सदस्यों को नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। इनमें वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चंद्रभानु गुप्त का पूरा जीवन उच्च मूल्यों का संदेश है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में सेवा, सादगी और ईमानदारी का महत्व है और हमेशा रहेगा। साथियों, चंद्रभानु गुप्त जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वो केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। वो अपने मित्रों और विरोधियों दोनों के साथ बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे और यही वजह थी कि उनके कई विरोधी निजी तौर पर उनका सम्मान करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद सरल थी। उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आज प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखा है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल और इतना ही
ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूँ हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्री भी आएँ ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर में उप प्रधानमंत्री गैन किम योंग से मुलाकात की। ये जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर साझा की है। उन्होंने लिखा कि विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में निरंतर प्रगति देखकर खुशी हुई। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन वैकल्पिक आजीविका इकाई के अंतर्गत स्कूल में सिलाई बुनाई केंद्र और अन्य विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिलाई बुनाई केंद्र के कर्मचारियों से बातचीत भी की। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के लैटकिनसेव में महिला स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों और FPO के साथ बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद स्वयं सहायता समूहों पर जोर दिया गया और उन गतिविधियों की पहचान की गई जिन्हें पेशेवर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि उन्हें ये बताने में मदद मिल सके कि उन्हें अपना व्यवसाय कैसे चलाना है और उन्हें उनके उत्पादों के लिए बाजार कैसे मिलेगा। What happened after 2014 is to give emphasis to these SHGs by identifying the activities that they can take forward, by bringing professionals to help in telling them how to go about their businesses so that their products can find market, in helping to get credit for doing that, credit from banks so that you have more working capital in your hands. And you also have the idea how to brand your products, give quality emphasis in terms of hygienically prepared items, and then reach out to the markets and so on. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुनिश्चित ये करना है कि स्वयं सहायता समूहों में से कुछ महिलाएं इस तरह की हों जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमा सकें। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें लखपति दीदी का नाम देते हैं और लखपति दीदी प्रधानमंत्री के बहुत स्पष्ट उद्देश्यों में से एक है। The objective of from among the SHGs, can we make sure that at least some of them can be assured of at least a lakh of rupees, 1 lakh of rupees earning per year. We gave them the name Lakhpati Didis. Now here in Meghalaya, I understand that they call Lakhpati Kho. Because those Didis can stand out. Those Kho can stand out as, look, she earns more than 1 lakh of rupees per year. Can I also become like her? That motivation comes when you see one of your own achieving that goal. So Lakhpati Didi has been one of the very clear objective of Honorable Prime Minister. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लिखा कि आखिरकार न्याय मिला। आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये परिवार जिन्हें छोड़ दिया गया था और भुला दिया गया था, दशकों तक चुपचाप कष्ट सहते रहे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए उनके प्रियजनों की कहानियां अब सामने आ रही है। मनोज सिन्हा ने आगे लिखा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि इन परिवारों को न्याय, नौकरी, मान्यता और सहयोग मिले, वर्षों की पीड़ा के बाद जिसके लिए वो हकदार हैं। ये जम्मू कश्मीर के हजारों निर्दोष नागरिकों को अंततः मान्यता और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। इन परिवारों की सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई। कोई उनके आंसू पोंछने तक नहीं आया। सबको पता था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नृशंस हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हजारों बुजुर्ग माता पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आगे लिखा कि दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे सभी परिवारों के दरवाजे तक अब प्रशासन पहुंचेगा और उनके लिए नौकरी, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने के लिए जिलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हमें 90 के दशक से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जमीनों पर अतिक्रमण किया गया और संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ओडिशा के बालासोर जिले में शनिवार को एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की घटना की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्हें उनकी सिनेमाई प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वे समाज सेवा में भी अग्रणी रहे और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में राहुल गांधी और उनके सलाहकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों पर ध्यान न देकर अपने सलाहकार द्वारा दिए गए फीडबैक पर प्रतिक्रिया देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद रोजगार दर में वृद्धि हुई है, केंद्र सरकार रिक्तियों को भर रही है और हर महीने एक नौकरी मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में यानी कि 2.5 वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में 7.5 लाख से अधिक लोगों की भर्ती की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बेरोजगारी पर चर्चा करने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कर्नाटक में शासन कर रही कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख से अधिक रिक्तियों को नहीं भरा है। He doesn't go in details. He will just give reaction on some feedback, what his advisor give. He doesn't go personally into detail. Central government filling of the vacancy is there from 22 to till date. Every month there is a Rozgar Mela. In last 2.5 years, more than 7.5 lakh people have been recruited in the various government departments and the institutions. This is number one. Whereas people who are speaking about unemployment, the Congress party which is ruling here, they have not filled more than 2 lakh vacancies in Karnataka. रुक करते असम का, जहां के गोलाघाट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्कूल में बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ के दौरान जिला आयुक्त और विधायक के संपर्क में होने की बात कही। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि वन विभाग की एक टीम जल्द ही आएगी और अतिक्रमण की जाँच भी करेगी। उसके बाद स्थानीय लोगों और स्थानीय विधायक से चर्चा करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं को रिफंड मिलने में
पहले की तुलना में आसानी हुई है। साल 2013 में जहां रिफंड वापस मिलने में 90 दिनों से ज़्यादा का वक्त लगता था, वहीं 2024 में औसतन 17 दिनों में आयकर दाताओं का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। मतलब साफ है कि आयकर रिफंड मिलने के समय में अब 81% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में करीब 83,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो 2024-25 में बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए और बीते 10 सालों में ये 474% की बढ़त दर्शाता है। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने में आयकर विभाग की ओर से जारी सुविधाओं से करदाताओं को काफी मदद मिली है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर उच्च स्तर पर व्यवस्थाएं की है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और इसी के मद्देनजर 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से 66,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी लगभग 15% है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर इस बार महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क पर महिला कांस्टेबलों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। यह हेल्प डेस्क महिलाओं को सहायता और संवेदनशील मामलों में परामर्श उपलब्ध कराएंगी। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम में महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। रात के समय सभी QRT में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य है। प्रदेश में इस बार 11 जोन में विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इन जोन में महिला श्रद्धालुओं के लिए 150 से ज़्यादा हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं और 24/7 हेल्पलाइन नंबरों पर महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगी। सावन माह के आरंभ के साथ ही विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का जल लेने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बोल बम के जयकारों के साथ हजारों कांवड़िए गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी के लिए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भर के अपने घरों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। हर मोड़ पर पानी के प्याव, भजन मंडलियां, सेवा शिविर और चौकस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। 29,000 से अधिक CCTV कैमरे और 395 ड्रोन पूरे मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। 66,000 पुलिसकर्मी प्राथमिक चिकित्सा शिविर और पेयजल बूथ यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही विशेष बलों जैसे RAF, QRT एवं एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम जारी की गई है। नदी नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर तैनात हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। AI इनेबल्ड और ANPR कैमरा लगाए गए हैं। सुरक्षा के संबंध में 7 स्तरीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार खासकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में पहली बार 10,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक यात्रा घोषित किया गया है। प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैलों को अनुमति दी गई है। GTU रोबोटिक्स टीम ने DD रोबोकॉन 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। निर्भय रोबोकॉन के साथ खेले गए फाइनल मैच में GTU रोबोटिक्स ने 3-0 के अंतर से जीत हासिल की।
देश भर से 72 टीमों में से 40 टीमों को दिल्ली में होने वाले फाइनल इवेंट के लिए चुना गया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए GTU रोबोटिक्स पहले स्थान पर रही। अब विजेता टीम मंगोलिया में अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बार डीडी रोबोकॉन की थीम बास्केटबॉल पर आधारित थी, जिसमें रोबोटिक खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड ने 2 रन के आगे खेलना शुरू किया है। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए हैं। हाल सत्र में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने बेन डकेट को बुमराह के हाथों कैच कराया। वो सिर्फ 12 रन बना पाए। इंग्लैंड को दूसरा झटका भी मोहम्मद सिराज ने दिया। उन्होंने ओली पोप को LBW आउट किया। इससे पहले इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 387 रन के जवाब में भारतीय टीम ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन ही बनाए थे। तीसरे दिन भारतीय टीम की ओर से KL राहुल ने शतक लगाया। ये लॉर्ड्स के मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स ने 3 विकेट झटके। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।